दोस्तों आज जेएनयू में बाक्सा के जो कार्यकर्ता हैं ये लोग आज मान्यवर कांशीराम जी का 77वां 77 बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं। जो वंचित तबका है, जो दलित है, जो आदिवासी, जो पिछड़ा, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, वो आज मान्यवर जी को याद कर रहा है। तो मैं अभी जेएनयू में मेरे साथी राहुल सोनपिंपले जी, जो कि अभी यहाँ पे पीएचडी लिख रहे हैं दलित लीडरशिप के ऊपर, और ये बसपा के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थे 2 साल 3 साल पहले। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी इन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं और बहुत वोकल हैं बहुजन पर्सपेक्टिव से बातों को रखने के लिए। तो हम इनसे बहुत ही संक्षेप में जानेंगे कि मान्यवर जी का क्या योगदान है, मान्यवर जी ने क्या क्या बातें कही हैं और दलित बहुजन समाज को कैसे मान्यवर जी की जो सपना है उसको आगे पहुंचाना चाहिए। राहुल भाई आपका शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभय जी। नहीं, सबसे पहले तो मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आज का दिन जब हम मान्यवर साहब को याद कर रहे हैं तो इसमें मेरे लिए या फिर ख़ास करके हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, जब यूनिवर्सिटी में हम रहते हैं, तो थियोरेटिकली जब मैं कांशीराम साहब के एक पूरे काम को जब देखता हूँ तो मुझे नज़र में आता है कि एक पॉपुलर डिस्कोर्स में हमेशा से जब भी हमने इस देश के मार्जिनलाइज सेक्शन को समझने की कोशिश की है, तो जैसे एक मार्क्सिस्ट लिटरेचर से जब समझने की कोशिश की तो वी सॉ कि एक पेजेंट क्लास है। तो जब पेजेंट है तो एक फ्यूडल स्ट्रक्चर है और फिर उस फ्यूडल स्ट्रक्चर का ताना बाना क्या होता है उसको हमने एक्सप्लेन किया गया। और हमने ये भी देखा कि एक पेजेंट मूवमेंट इस देश के अंदर रही है। चौधरी चरण सिंह जी के एक लीडरशिप के अंदर हमने देखा कि उस तरह का एक पेजेंट मूवमेंट रहा हुआ है। फिर हमने देखा कि उसी एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड से किस तरीके से वर्कर और वर्किंग क्लास के मूवमेंट को समझा गया या उनको समझा गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये वर्करों का मूवमेंट है। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब का ये कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने ये कहा कि इस देश के अंदर जो चाहे वो खेती करता हो या ज़मीन जिसके पास नहीं है, जो लैंडलेस लेबरर है, या चाहे फैक्ट्री में काम करने वाला हो या आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला वो लेबर हो, उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले ये देखिए कि ये समाज से कौन से हिस्से से आता है। तो जब आप ये देखते हो कि समाज के वो हिस्से से आता है जिसको हम नीची जाति के लोग कहते हैं, जो इस देश का जो कास्ट सिस्टम है उनको नीची जाति का कहता है, तो वो जो और कांशीराम साहब ने कहा कि ये जितनी भी छोटी मोटी कास्ट है अक्रॉस द रीजन, चाहे आप साउथ इंडिया जाइए, चाहे नॉर्थ इंडिया जाइए, चाहे आप ईस्ट जाइए, वेस्ट जाइए, तो ज़्यादातर जब आप सामाजिक रचना को देखते हैं तो जो वहाँ का सो कॉल्ड पेजेंट है या फिर वहाँ का जो लेबर है वो एक कास्ट से बिलोंग करता है। और वो कास्ट जिसको एक तो दलित है, ओबीसी है, लोअर ओबीसी है और आदिवासी समाज के लोग हैं। तो कांशीराम साहब ने कहा कि और बाकी जो लोग जो जाति से बेनिफिटेड लोग हैं वो इस देश के लोग हैं जिनको अपर कास्ट कहा गया है, जिनको सवर्णा कहा गया है, जो ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, जो अपने आप को कुछ क्षत्रिय कहते हैं, उत्तर प्रदेश में जैसे जो कुछ लोग अपने आप को राजपूत ठाकुर कहते हैं। तो इस तरह के लोग हैं जिनको जाति का फायदा हुआ है, जिन्होंने। तो कांशीराम साहब का एक एनालिसिस मैं ये कहता हूँ कि व्हेन यू टॉक अबाउट कोलोनाइजेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम वी डिस्कस अबाउट इंडियन हिस्ट्री, चाहे वो पोस्ट इंडिपेंडेंट जब चीज़ों को समझना है तो कुछ लोग कहते हैं कि हमको पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के हिसाब से समझना चाहिए। जब कॉलोनियल टाइम को समझना है तो लोग कुछ समझते हैं कि हमको इंपीरियलिज्म के हिसाब से समझना चाहिए, कॉलोनाइजेशन की तरफ समझना चाहिए। लेकिन जब आप कांशीराम को समझते हैं तो मुझे ये लगता है कि एक कैटेगरी मेरी नज़र में बार बार आती है। वो कैटेगरी ये है कि आपको इस समाज को समझना है तो आपको कास्ट कॉलोनाइजेशन के हिसाब से समझना पड़ेगा। कास्ट कॉलोनियलिज्म, हाँ, कि वो कैसे कॉलोनाइज कर रहा है। जैसे उसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं और बहुत ही रिसेंट अगर आपको कुछ एग्जाम्पल देखने हैं, आप पिछले 50 साल का अगर बहुत पीछे नहीं जाते, पिछले 50 साल का हिस्ट्री अगर देखना है तो आप झारखंड जैसी जगह का इतिहास देख लीजिए कि एक ऐसी जगह जहाँ पर आदिवासियों का प्रभुत्व है, आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। वहाँ पर जिस तरीके से जो अभी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, क्योंकि वहाँ का जिसको आप वर्ण व्यवस्था, जिनको ट्रेड और बिजनेस करने का, व्यापार करने का अधिकार देता है, जिसको हम लोग वैश्य कहते हैं, बनिया कहते हैं, उन कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया है। और ख़ास करके जो इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशंस है जो सो कॉल्ड अपर कास्ट और ब्राह्मण कम्युनिटी का, उसके वजह से वहाँ का डेमोग्राफी और वहाँ का सोशियो इकोनॉमिकल जो रिसोर्सेज पावर है एक तरीके से कॉन्सेंट्रेट हो रहा है किसी एक
खास करके अपर कास्ट के हाथ में। तो ये मैं कहता हूँ कि ये सदियों से चलता आ रहा है। ये तो मैं झारखंड का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप एविडेंटली उसके 50 साल के एविडेंस देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन थ्रू आउट द रीजन्स एंड थ्रू आउट द हिस्ट्री दिस इज वॉट हैपनिंग, that the upper caste have colonized land, they have colonized resources, they have colonized education institutions, they have colonized almost everything। खास और दूसरा कि जो कल्चरल हम कहते हैं कि मीडिया है, एक मीडिया है, पॉलिटिकल पार्टीज है और एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। हाँ, तो कांशीराम साहब ने इसी को कहा कि उन्होंने इसके विपरीत he created two categories, the category of the people जो अपर कास्ट है, जिनको वो माइनॉरिटी कह रहे हैं। अभी तक हमने ये देखा है कि उल्टी बातें हो रही हैं। हाँ, हमने कन्वेंशनली ये देखा है कि हमने ये कहा है कि मतलब माइनॉरिटी मुस्लिम है, हाँ, माइनॉरिटी मुस्लिम है और मेजॉरिटी हिंदू है। कांशीराम ने उस बाइनरी को तोड़ा और कहा कि इस देश के अंदर जो दबा कुचला सेक्शन है जिसको बहुजन कहते हैं, वो कहते हैं कि दे आर मेजॉरिटी एंड द रूलिंग क्लास इज अ माइनॉरिटी। So this ruling class minority and the ruled बहुजन, he created that binary and उस binary को उन्होंने revolutionize किया। और इसी संदेश के साथ में जब वो 1585 का हमेशा फार्मूला आपको पता होगा, उनके कलम का एक एग्जाम्पल देते हैं। तो ये एग्जाम्पल देखिए उन्होंने एक ऑपरेस मेजॉरिटी का उन्होंने ये किया। और इसमें मैं और एक चीज मतलब जिसकी संख्या ज्यादा है, हाँ, वो संसाधन से विहीन है, हाँ, उसको कल्चरली ऑपरेस किया जा रहा है और उसका मार्जिनलाइजेशन लगातार बढ़ रहा है। और जो रूलिंग क्लासेस हैं वो अपने आप को मेजॉरिटी कह रहे हैं, हाँ, लेकिन हैं वो माइनॉरिटी। तो इस फॉल्स कॉन्शियसनेस को कांशीराम ने तोड़ने की कोशिश की और कहीं हद तक उसमें कामयाब भी रहे। मायावती जी आई। हाँ, बाद में आप देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का निर्माण होता है और DS4 का कांशीराम साहब निर्माण करते हैं, बामसेप का निर्माण करते हैं कापड़ जी के साथ मिलके। मैं उसमें एक और बात एज अ सिंस आई नो यू आर वेरी मच इनटू एकेडमिक्स एंड थ्योरी एंड और हम JNU के काफ़ी, कोई बात नहीं, सब लोग समझते हैं। नहीं, हाँ, लेकिन उस चीज़ को मैं इसमें एक कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा कि कांशीराम साहब का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि क्या इम्पोर्टेंट, यानी उनका कुछ बातें क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने केवल इतना नहीं कहा कि दे आर जस्ट द ऑपरेस मेजॉरिटी, उन्होंने ये भी कहा कि इस ऑपरेस मेजॉरिटी को जिसको बहुजन कह रहे हैं, दे हैव टू कैप्चर द पावर। राइट। तो मैंने पहली बात अगर मैं बता दूं उसको ये कि भारत में जो भी टूल्स सोशल साइंसेज में इस्तेमाल किए गए, हिस्ट्री में इस्तेमाल किए गए, इंपीरियलिज्म की कैटेगरी, पीजेंट्स ऑपरेशन, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, इसके अंदर में जो कास्ट की बुनियाद पे जो आप कह रहे हैं कि कॉलोनियलिज्म हो रहा है, इस बातों को दरकिनार कर दिया गया है। और ये गलती मतलब मान्यवर जी ने उसको ठीक किया और फिर उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी है इस देश का वो रूल कर रहा है, जो मेजॉरिटी है वो ऑपरेस्ड है। और ये चीजें दूर तभी होगी जब पावर आएगा। तो उन्होंने उनको पावर कैसे मिले, उस पावर को कैसे मिले उसके लिए उन्होंने जद्दोजहद की, उसके उन्होंने संगठन बनाए और लड़ाई। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि और वो बहुत ही कॉन्शियसली कांशीराम ये कहते हैं कि माई फाइट इज नॉट फॉर सोशल जस्टिस। वो ये कहते हैं कि सोशल जस्टिस की बात तो वो करता है जो दबा कुचला सेक्शन है। वो कहते हैं कि मैं आपको उस संघर्ष से बाहर निकल के एक सत्ताधारी समाज बन के देखना चाहता हूँ। जो सत्ताधारी समाज है वो सोशल जस्टिस देता है, मांगता नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि जब हम सोशल जस्टिस की बात करें, मैं भी कहता हूँ कि आई एम ऑल्सो फॉर सोशल जस्टिस। तो मैं जब सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं बहुत ही प्रिविलेज पोजीशंस में हूँ। बिल्कुल, कि मतलब आप देने की पोजीशन में। जी, समाज के अंदर में अन्याय है और मैं दूसरे जो मतलब जुल्म कर रहे हैं उससे थोड़ा सा मैं उदार हूँ, तो थोड़ा सोशल जस्टिस का बिस्किट ले लूं। और ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सोशल जस्टिस कटोरा लेने वाली बात नहीं है। हमारा संसाधन है तो हम सत्ता को काबिज करके हम डिसीजन अपने बारे में। क्योंकि उनको पता था कि पोस्ट आम्बेडकर टाइम पे बाबा साहब के बाद में बाबा साहब का जो संघर्ष था, ही वाज इन दैट वे वन मैन आर्मी, और इंस्टीट्यूशन बना भी रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी बना रहे थे। उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व भी कर दिया, जैसे ILP को, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को डिसॉल्व किया, फिर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाई, फिर उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का ढांचा बनाया। और जब आप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का ढांचा पढ़ते जो बाबा साहब ने उसका भूमिका लिखी थी, तो उसमें देखते हैं कि बाबा साहब ये कह रहे हैं कि बाबा साहब इज ऑल्सो टॉकिंग मोर और लेस सेम, ही इज मेंशनिंग दिस बैकवर्ड क्लासेस, the ex-untouchables
एंड द आदिवासीज की इन सब लोगों को इकट्ठा आके अच्छा देखिए, आप तो ये कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, थोड़ा हम लोगों का भी कंफ्यूजन दूर कीजिए। अखबार में या सोशल साइंसेज में ये भी एक डिबेट मतलब लोग आगे बढ़ाते हैं कि मानवर जी की जो सोच थी वो अंबेडकर साहब से अलग थी। मानवर सब माइनॉरिटी राइट्स की बात कर रहे हैं, और जो अंबेडकर जी माइनॉरिटी राइट्स की बात कर रहे हैं, और जो मानवर जी हैं वो एक दूसरे किस्म की मेजॉरिटी बना रहे हैं, जिससे कि समाज के अंदर में नहीं इवन बाबा साहब का भी, खास करके मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप आरपीआई का जो भूमिका बाबा साहब ने लिखी है, यदि आप उसको पढ़ते हैं, क्या कहा है बाबा साहब ने यही कहा है कि जो समाज का दबा कुचला सेक्शन है, एंड ही इज डेलिबरेटली मेंशनिंग नॉट जस्ट द एक्स अनटचेबल बट ऑल्सो, और वो बहुत सारे उस समय के बैकवर्ड कम्युनिटीज के जो अधिवेशन हो रहे हैं उसमें बाबा साहब शिरकत भी ले रहे हैं, और वहाँ पे भी वही वो बात कह रहे हैं, और अपने आरपीआई के भूमिका में भी हम लोग को उसको पढ़ना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमारी जो मांग है, डिमांड है, राजनीति है, वो सिर्फ दलित या अनटचेबल्स, एक्स अनटचेबल्स तक नहीं है। ये ब्रॉड है। लेकिन एक चीज बताइए राहुल भाई, बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा हूँ आजकल, पता नहीं अब वो किसके इन्फ्लुएंस में कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया, तो हमें अपनी विभूतियों को ढूंढना चाहिए। ये बात कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए, ये इस बात को मैं मानता हूँ कि पिछड़े समाज के लोगों ने अपने इतिहास को जानना और अपने लीडरशिप को क्रिएट करना, अपने आइकॉन्स को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि बाबा साहब ने कुछ नहीं किया, मुझे लगता है कि ये बहुत ही, और मैं बोलता हूँ उनको कि जो दुर्भाग्यपूर्ण है अगर कोई ऐसा कह रहा है। के अंदर में जो प्रावधान है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए सरकार कोई पॉलिसीज बना सकती है, तो वो भी तो अंबेडकर साहब का आया जी। नहीं, आप अगर वहाँ तक भी नहीं जाते हैं तो पहली बात तो बाबा साहब का पिछड़े समाज के लिए कंट्रीब्यूशन अगर आप समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि बाबा साहब का जो राइटिंग है, चाहे वो हुएवर द शूद्रास हो या अन्य जो उनका एंटी कास्ट का राइटिंग, जो एनालिसिस ऑफ कास्ट का राइटिंग हो, ये जो राइटिंग में बाबा साहब जब बार बार कह रहे हैं, एनालिसिस ऑफ कास्ट की बात कर रहे हैं, और चाहे हुएवर द शूद्रास में वो जो समझा रहे हैं, वो जो उनका थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसमें बाबा साहब कहीं ये नहीं कह रहे कि एनालिसिस ऑफ कास्ट इज जस्ट फॉर द अनटचेबल, राइट? वो तो ये भी कह रहे हैं कि द विक्टिम ऑफ कास्ट, ये तो हायरार्की की बात कर रहे हैं। तो हायरार्की में जिसको आज का ओबीसी हम कहते हैं, वो तो हायरार्की में कोई वो बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रामीण के बराबर तो नहीं है, ना एजुकेशनली उसके बराबर है, वो ना इकोनॉमिकली उसके बराबर है, नहीं, तो जाति के कारण तो उसका भी नुकसान हुआ है। तो बाबा साहब ने तो इस हायरार्की को खत्म करने की बात की। ये थियोरेटिकल अगर वो बाबा साहब को समझना चाहते हैं तो बाबा साहब वाज अ पर्सन दैट टाइम जहाँ पे सो कॉल्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही है, सो कॉल्ड इस देश का मार्क्सिस्ट मूवमेंट चल रहा है, सो कॉल्ड समाजवादी मूवमेंट चल रहा है। उस समय में बाबा साहब खड़े होकर ये कह रहे हैं कि भाई आपको इस देश में जो जाति व्यवस्था है, वो जाति व्यवस्था केवल अनटचेबल्स को नहीं, तो जो बाकी अन्य कास्ट है उनको भी उसका भुगतान करना पड़ रहा है। हो सकता है कि वो अनटचेबिलिटी को फेस ना करे, बट दे आर ऑल्सो डिप्राइव्ड सोशली एंड कल्चरली ऑल्सो। अफवाह है, बिल्कुल अफवाह है वो। बेसिकली दैट इज अ पॉवर्टी ऑफ नॉलेज। अगर हाँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मंडल कमीशन बनने के पहले इस देश के अंदर बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने वाला एक कमीशन बना था, उसका नाम था काका कालेकर कमीशन। तो काका कालेकर कमीशन क्यों बना और कैसे बना, इसका अगर आप इतिहास देखोगे, बाबा साहब ने संविधान सभा के अंदर जब इस बात को रखा कि यस कि हमको तो अनटचेबिलिटी के आधार पर जो है यू कैन आइडेंटिफाई हुआ शेड्यूल कास्ट, बट देर आर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो जाति के कारण जिनको शिक्षा नहीं मिली, जाति के कारण वो डिप्राइव्ड है, और उन लोगों की पहचान हमें नहीं है कि वो कौन है। और इसीलिए उन्होंने संविधान के अंदर बोला कि आपको एक ऐसा कमीशन, आपको एक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई हु आर दिस पीपल, और उसके तहत में नेशनल बैकवर्ड कमीशन बना। और नेशनल बैकवर्ड कमीशन जब बना, उसके आधार पर पहला कमीशन बना जिसका नाम था काका कालेकर कमीशन, टू आइडेंटिफाई हु आर दी अनटचेबल को छोड़ के, आदिवासी को छोड़ के और कौन लोग हैं जो पिछड़े हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो लोग काका कालेकर कमेटी को पढ़ेंगे, हाँ, और कैसे फॉर्मेशन हो रहा, कौन लोग उसको लाने में, उसका कंट्रीब्यूशन बाबा साहब का है। जी। तो ये उस समय में कौन सा बैकवर्ड क्लास के लीडर थे जिन्होंने ये बात कही? जी। उस समय में बाबा साहब वाज द ओनली लीडर। तो आप कह रहे हैं कि जो दलित बहुजन की एकता को तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं, उस तरह का मतलब का बिल्कुल उस तरह का। देखिए, ये क्या है कि बाबा साहब को अभी देखिए एक किताब लिखी है कांशीराम साहब के बारे में। बहुत समय में बाबा साहब को कहा कि ही वॉज अ दलित लीडर,
but he was not just Dalit leader. He himself never claimed that he is the only leader of Dalits. He was a constitution maker, he was theorist, and he contributed in so many ways. And but upper caste never accepted him as his leader, and they reduced him as a leader of Dalits, right? It is not कि दलितों ने बाबा साहब को दलित लीडर की तरह नहीं देखा केवल, वो तो चाहते कि बाबा साहब तो सबके लीडर बने, क्योंकि वो तो मानवता की बात कर रहे हैं, वो तो समानता की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी, वो तो सबके लिए है, वो महिलाओं के लिए भी है, वो तो अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोगों के लिए भी है, और सबके लिए है। उसी तरीके से माननीय कांशीराम साहब के बारे में जो किताब लिखी गई है, बद्री नारायण तिवारी ने जो किताब लिखी है, वो कहते हैं कि कांशीराम अ दलित लीडर ऑफ दलित। अब मुझे बताइए कि कांशीराम ने पूरे अपने जीवन में कहीं पे भी एक एविडेंस बताया जहाँ पर उन्होंने कहा कि वो दलितों के लीडर है, बहुजन लीडर है। मैं यही कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर जो तथाकथित इस देश का सवर्ण है, जिसके हाथ में रिसोर्सेस है, जो पब्लिकेशन इंडस्ट्री में है, जो मीडिया इंडस्ट्री में है, मैं तो इवन एकेडमिक इज इंडस्ट्री इन योर कंट्री, एकेडमिक्स इज इंडस्ट्री, तो ये जो इंडस्ट्री में लोग हैं, तो इन्होंने हर रिसोर्स को कैपिटलाइज करके इस तरह के फॉल्स रिसोर्स को खड़ा किया हुआ है, जहाँ पर वो कांशीराम को दलित का लीडर कहते हैं। माननीय बीएसपी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके जो छोटी छोटी जाति है, दलितों को छोड़ दिया जाए, जो छोटी छोटी जाति है, उनके अंदर एंटी कास्ट कॉन्शियसनेस और पॉलिटिकल एस्पिरेशन अगर किसी ने लाया है तो वो माननीय कांशीराम साहब ने लाया था। अच्छा। चाहे वो आप अभी देखिए, बहुत सारे आप देखेंगे कि छोटे छोटे पॉलिटिकल फ्रंट्स बने हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताइए, आखिरी सवाल मेरा ये है कि मान्यवर जी ने छोटी छोटी जातियों को इकट्ठा किया, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया और कहा कि तुम पहचान करो, हाँ, अपनी आइडेंटिटी, अपने इतिहास को भी जानो, अपने इतिहास को जानो। तो ये धारा बहुत हद तक कामयाब हुआ। हमें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक दलित महिला चीफ मिनिस्टर बनती है, जो कोई सोच भी नहीं सकता था, वो भी बैलेट के थ्रू बनती है। लेकिन आज के दौर में अगर आप देखें तो जो दलित बहुजन की पार्टियां हैं, खासकर बीएसपी का देखें तो इलेक्टोरली देखेंगे तो उतना कामयाब नहीं हो पा रही है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग करने में अब बीजेपी बहुत बड़ी ताकत बन गई है। तो इसमें जो दलित बहुजन विचारधारा में यकीन रखते हैं, जो आज मायूस हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? कहाँ गलती हो गई और क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि देखिए, जैसे मान्यवर कांशीराम साहब को मैं रिपीट करूंगा आज के दिन में, जैसे उन्होंने कहा कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती है, उसकी राजनीतिक जड़ें भी मजबूत नहीं हो सकती है। मैं इसी संदर्भ में ये बात को कहना चाहूँगा कि वो जो कारवा था कांशीराम साहब का कि सामाजिक जड़ों को मजबूत करने का, खास करके इस देश के जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जिसको हम दलित कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, आदिवासी जो भी हम नाम दें, और उसमें काफ़ी सारी जातियाँ हैं, तो मैं कहता हूँ कि समाज का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत करने का जिम्मा उठाना चाहिए। सामाजिक जड़ें मजबूत करने का क्या मतलब है, जरा बता दीजिए। हाँ, सामाजिक जड़ें मजबूत करने का सबसे पहला महत्व ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप, दिस इज माई चैलेंज इवन टू हिस्टोरियन, if you go across the country and you see कि even small backward caste का अगर आप इतिहास देखोगे, that history is nothing but against the Brahminical forces। चाहे आप साउथ में जाइए, चाहे आप इवन नॉर्थ में रहिए, उनका अपना सांस्कृतिक इतिहास रहा हुआ है, उनका अपना एक सामाजिक इतिहास रहा हुआ है। उस इतिहास को दोबारा से वापस लाना, तो कहने का मतलब काउंटर ब्राह्मणिकल कल्चर को रिवाइव करना वो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जस्ट टू रिलाई ऑन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तब तक स्ट्रांग नहीं होंगे जब तक आपके पास संख्या और रिसोर्सेस नहीं है। और आज के तारीख में बीजेपी हैज कैपिटलाइज एंड मोनोपोलाइज ऑल द रिसोर्सेस, वेयर जहाँ पे आप राजनीति या इलेक्टोरल राजनीति करना बहुजन समाज के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। इवन जब मायावती पावर में थी तो आप देखिए कि पूरा मीडिया इस देश का, चाहे प्रोग्रेसिव हो, चाहे अपने आप को राइट विंग मीडिया कहता हो, उस पूरे मीडिया ने जितने साल तक मायावती सरकार भी नहीं, उतने समय तक उसके खिलाफ कैंपेन चलाया। मोस्ट ऑफ द मीडिया रिपोर्टिंग वेर अगेंस्ट द मायावती एंड नाउ दे आर सेइंग कि ये रूल फासिज्म का रूल है। व्हेन मायावती वाज इन द पावर दे वर क्रिटिसाइजिंग हर फॉर नो गुड रीजन। आपके कहने को जब एंटी ब्राह्मणिकल फोर्सेस जब सत्ता में आता है तो वो भी कभी ना कभी क्या करते हैं कि वही रूलिंग क्लास के लैंग्वेज को बोलना शुरू मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि समाज में जो दबे कुचले समाज का मूवमेंट और लीडरशिप है, उसको कॉन्शियसली तोड़ने का हमेशा प्रयास किया जाता है।
उसका एक उदाहरण बहुजन समाज पार्टी भी है, जिसको तोड़ने का और बदनाम करने का इस देश के अंदर, चाहे वो अपने आप को अपर कास्ट प्रोग्रेसिव सवर्णा कहता हो या अपने आप को रिग्रेसिव कहता हो, उन सब ने किया है। और खास करके मीडिया और एकेडमिक लिटरेचर आप उठा के देख लेंगे तो आपको दिखेगा कि मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स एंड मोस्ट ऑफ द रिपोर्टिंग्स वेर अगेंस्ट द बीएसपी व्हेन बीएसपी वाज इन द पावर इन उत्तर प्रदेश। तो एक पूरा जद्दोजहद की जाती है कि इसको कैसे बर्बाद किया जाए। और आज मैं वही कह रहा हूँ कि दबे कुचले समाज के लोगों ने, खास करके भारत में बहुजन समाज के लोगों ने ये बात समझनी चाहिए कि दे कैन नॉट रिलाई on the binary of BJP versus non-BJP. If they have to continue their struggle, they have to create their autonomous politics, they have to mobilize their autonomous resources, they have to create their autonomous even media for that matter to sustain this movement. और कांशीराम साहब ने कभी इस देश के मीडिया, इस देश के इंस्टीट्यूशन पर उतना रिलाई नहीं किया। उन्होंने खुद के इंस्टीट्यूशन बनाए, उन्होंने खुद का मीडिया भी खड़ा किया। और मेरे ख्याल से उसी कांशीराम साहब को याद करते हुए बहुजन समाज को आने वाला संघर्ष आगे लेके जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच राहुल। तो राहुल की बात ये है कि हमको इंडियन हिस्ट्री को कास्ट के चश्मे से देखना होगा कि किस तरह से ऊंची जातियां जो हैं समय के साथ साथ बहुत लंबे समय से रिसोर्सेज पर कब्जा कर रही हैं। और दूसरी बात इन्होंने हमें बताई कि इस जो जुल्म सितम का जो मतलब दौर है, इसको ख़त्म करने के लिए सत्ता पे काबिज होना पड़ेगा। और तीसरी बात इन्होंने कही कि सिर्फ सत्ता पे काबिज होने से नहीं होगा, बल्कि हमें अपनी राजनीति को समाज में भी उसकी जड़ों को मजबूत करना होगा। बिल्कुल। और एक बात इन्होंने और भी खारिज की कि जिस तरह से अंबेडकर के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है कि वो सिर्फ दलितों के नेता थे या मानवर जी के बारे में थी, नहीं, अंबेडकर जी भी और मानवर जी भी जो थे वो पिछड़ों की, बहुजन समाज के नेता और जो प्रताड़ित हैं उनकी बात कही थी। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके रिसर्च से और भी कुछ जानेंगे किसी और बार आपसे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।